हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो तो अच्छे होंगे। और जिन स्टूडेंट ने नवंबर 24 के एग्जाम दिए, होप सो आपके एग्जाम अच्छे हुए होंगे। मेरी बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग आप लोगों के रिजल्ट के लिए आपके साथ है। मैं सीए पीएस बेनीवाल आप सबका इसे एक अमेजिंग वीडियो वेलकम करता हूं, जिसमें हम बात करेंगे सीए फाइनल एफआर नवंबर 24 एग्जाम के एमसीक्यू के सोल्यूशन के बारे में। आपने वीडियो को लाइक करना है और हर सीए फाइनल स्टूडेंट के साथ शेयर करना है, क्योंकि इस बार आईसीआई ने ना एफआर के एग्जाम में के सिनेरियो में गलती की है। अब अगर केस सिनेरियो में ही गलती है तो उसका एमसीक्यू कैसे ठीक हो सकता है। तो हम लोग आईसीआई से रिक्वेस्ट करेंगे कि डियर आईसीआई, ये एक केस सिनेरियो है, इससे रिलेटेड ये एमसीक्यू है, क्योंकि ये केस सिनेरियो ही गलत है तो एमसीक्यू का आंसर ठीक नहीं हो सकता। इसलिए आप हमें ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करें। हर स्टूडेंट को उस एमसीक्यू के मार्क्स मिलने चाहिए जिस एमसीक्यू के सिनेरियो में इंस्टीट्यूट की साइड से गलती है। अब किस मेल आईडी पे आपने मेल करना है, आप अगर कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे तो मैं आपको कमेंट में मेल आईडी शेयर करूंगा और साथ में एक प्रॉपर मेल आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब मेल की जो ड्राफ्टिंग है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपने क्या करना, उन मेल आईडी पे वो मेल करनी है। ड्राफ्ट मेल में हम आईसीआई को लिखेंगे कि ये केस सिनेरियो गलत है, इससे रिलेटेड ये एमसीक्यू है। क्योंकि ये केस सिनेरियो गलत है तो एमसीक्यू का आंसर ठीक कैसे हो सकता है। इसलिए डियर आईसीआई, हमें इस एमसीक्यू के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए और हर स्टूडेंट को मिलने चाहिए। मैं सेम मेल जो आपको करनी है उसकी ड्राफ्टिंग अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को पॉज करके ना हर सीए फाइनल स्टूडेंट के साथ आप क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक जी सर। सर हमने ना जितने भी अपने दोस्त हैं सीए फाइनल में ना, हमने सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के सॉल्यूशन। एग्जाम के अंदर जब आप केस सिनेरियो को हैंडल करेंगे तो आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, आई मीन टू से हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए केस सिनेरियो को हैंडल करने की ना, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, जिन स्टूडेंट का मई 25 एंड ऑनवर्ड एग्जाम है तो प्लीज आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आपने वही अप्रोच क्या करनी है, एग्जाम में फॉलो करनी है। देखिए जैसे अपने सामने केस स्टडी 1 आ गई। अब अगर मैं डायरेक्ट केस स्टडी पढ़ूंगा ना, तो जैसे मान लो मैंने पैराग्राफ पढ़ा, तो इस पैराग्राफ में जितने भी पॉइंट है ना उसके मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एमसीक्यू के कंटेक्स्ट में क्या मेरे लिए वो सारी ट्रीटमेंट रेलिवेंट है? नहीं सर, मेरे लिए तो वो ट्रीटमेंट रेलिवेंट है जो एमसीक्यू में पूछा गया है। तो इसलिए पहला स्टेप क्या रहेगा, आप प्लीज इस बात को लिख लें। सर एक बात और बताओ, जो एमसीक्यू है ना उसकी ना नंबरिंग आगे पीछे होती है, तो हम आपकी वीडियो के साथ मैच कैसे करें? दोस्त ये जो पीडीएफ है ना, मैं इसको ना शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है मैं सारे सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इस बार मैंने ना टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे सीए फाइनल एफआर के। ऑलमोस्ट पेपर ना उन्हीं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आया था। और जो मैंने कैटेगरी दी थी लिस्ट ए बी और सी, हालांकि सी में मैं हमेशा ही बोलता हूं कि कोई चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना, तो जो मैंने कैटेगरी दी थी ना लिस्ट ए में से ना आपका मेजर पेपर कवर था। सर एक बात और बता दो फिर तो ना, उसके बाद बताना कि हमें केस सिनेरियो कैसे हैंडल करना है। आपके हिसाब से एमसीक्यू का लेवल कैसा था? मैं आपको बता दूं दोस्त, इंस्टीट्यूट ने जहां पे गलती कर रखी वो तो एक एक्सेप्शन हो गया, अदरवाइज ना एमसीक्यू का लेवल बड़ा आसान था। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रखी ना तो बिल्कुल बच्चे एमसीक्यू थे। देखिए हमें एग्जाम के अंदर एमसीक्यू को कैसे हैंडल करना चाहिए, केस सिनेरियो कैसे हैंडल करना चाहिए, आप प्लीज कॉपी पेन लेके बैठे और लिखें इस बात को ना। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ेंगे। सर एक बात बताओ, अगर हम डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ेंगे तो फिर हम उसका आंसर कैसे देंगे, क्योंकि हमने केस सिनेरियो तो पढ़ा ही नहीं। दोस्त मैंने ये नहीं बोला कि आपने आंसर देना, आपने पहले स्टेप में क्या करना है, एमसीक्यू पढ़ना है। क्योंकि एमसीक्यू पढ़ के अगर आप केस सिनेरियो पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में ना एक चीज फिट बैठ जाएगी कि मेरे को ये आंसर देना है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप साथ साथ आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक जी सर। देखिए पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए ज्वाइंट ऑपरेशन। मतलब ये क्वेश्चन आपका इंडेस 111 से रिलेटेड है, क्योंकि ज्वाइंट अरेंजमेंट में ज्वाइंट ऑपरेशन हो सकता है, ज्वाइंट आपका वेंचर हो सकता है, ये ज्वाइंट ऑपरेशन का क्वेश्चन। ठीक जी सर। Engaged in the business of mining precious metal, how will the liability be disclosed in the books of Tara Limited? और ये जो केस सिनेरियो तारा लिमिटेड के रिगार्ड में है। ठीक जी सर। तो यहां पे इंडेस 37 की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। सेकंड, क्लासिफाई द फाइनेंशियल एसेट एंड डिटरमाइन द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर द एफोरसेड डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट। मतलब हमने डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रखा है तो हमें क्लासिफाई करना फाइनेंशियल एसेट को और डिटरमाइन करना कि उसको सब्सिक्वेंट कैसे मेजर करेंगे। ठीक जी सर। ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर से क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट? सर ये आपका इंडेस 108 से रिलेटेड हो गया। कैलकुलेट द करंट लायबिलिटी फॉर मशीन फ्रॉम दारा लिमिटेड टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 24।
आपने करंट लायबिलिटी निकालनी है जो मशीन आपने दारा लिमिटेड से लीज पे ली। ठीक जी सर, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपका केस सिनेरियो उसमें गलती है। ठीक, जब मैं उस पैराग्राफ को पढ़ूंगा तो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक जी सर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय तारा लिमिटेड फॉर एलिवेटर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24? ये आपका इंड AS 115 का क्वेश्चन है। आइए अब हम क्या करेंगे, केस सिनेरियो पढ़ेंगे और जो हमने एमसीक्यू पढ़ रखे उससे रिलेटेड जैसे हमें आंसर मिलेगा हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे आंसर को। ठीक जी सर, तारा लिमिटेड इज एंगेज इन माइनिंग एंड मैनी अदर इंडस्ट्री एंड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल तारा लिमिटेड फॉलोइंग इंड AS, ठीक है, एंड फॉलो अप्रैल मार्च एज देयर फाइनेंशियल ईयर। During year 23-24, the company has faced some issue and for their solution, secure professional advice. Tara Limited and Jara Limited, T and Z, are partner of joint operation engaged in the business of mining precious metal. ठीक, इसने डायरेक्ट joint operation लिख दिया। The entity use a jointly owned drilling plant in its operation. ठीक है, during the year end 31st March 24, an inspection was conducted by the government authority in the mining field. द इंस्पेक्शन अथॉरिटी कंक्लूडेड दैट द एडुकेट सेफ्टी मेजर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो है ये आपका बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पे जो केस सिनेरियो दे रखे हैं उसमें केस सिनेरियो 9 है आपका। मई 24 की जो MTP है उसमें ये क्वेश्चन है सेम। और मैं आपको बता दूं जो मैंने आप लोगों को ना बुकलेट दे रखी केस सिनेरियो की, उसमें ये आपका 3rd केस सिनेरियो है। मैंने ना नवंबर 24 एग्जाम से पहले जितने भी ICI के बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पे आपका MCQ है वो सारे के सारे मैंने MCQ एक वीडियो में कवर कराए हैं। जितने केस सिनेरियो है वो सारे मैंने एक वीडियो में कवर कराए हैं, तो उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक जी सर, और प्लीज आप उन वीडियो को भी क्या करेंगे, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। द इंस्पेक्शन अथॉरिटी कंक्लूडेड दैट एडिक्वेट सेफ्टी मेजर वर नॉट फॉलोड बाय द एंटिटी। ठीक है जी, एज ए कॉन्सिक्वेंस ए केस वॉज फाइल्ड एंड ए पेनल्टी ऑफ 100 crore हैज बीन डिमांडेड फ्रॉम तारा लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए ज्वाइंट ऑपरेशन की बजाय जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने क्या किया, पेनल्टी लगाई किसके ऊपर, तारा लिमिटेड के ऊपर, उसे डिमांड की। ठीक जी सर, 1 सितंबर 23 को द लीगल काउंसिल ऑफ द कंपनी हैज असेस्ड द डिमांड एंड ओपिन दैट अपील मे नॉट बी यूजफुल एंड द अपील ऑर्डर विल बी अनफेवरेबल टू द ज्वाइंट अरेंजमेंट। ठीक है, हम अपील में जाएंगे तो भी अपने लिए अनफेवरेबल रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि प्रोविजन की डेफिनेशन यहाँ पे क्वालिफाई हो जाती है। देखिए प्रोविजन हम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब ड्यू टू पास्ट इवेंट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है। ठीक जी सर, जिसकी सेटलमेंट में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी और अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट लग सकता है। तो सारी कंडीशन यहाँ पूरी और हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। एज पर द टर्म्स ऑफ द ज्वाइंट ऑपरेशन एग्रीमेंट, आउट ऑफ 100 crore टू बी पेड बाय तारा लिमिटेड, 60 crore विल बी रिम्बर्स्ड बाय जेड लिमिटेड टू तारा लिमिटेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एनी डिमांड मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशन बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। एक ज्वाइंट आपका एग्रीमेंट हो रखा है जिसमें क्या मेंशन है कि जो भी पेनल्टी वगैरह आएगी अगर मान लो कुछ भी, तो 60 crore रिम्बर्स करेगी कौन, जेड लिमिटेड। तो रिम्बर्समेंट के केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम प्रोविजन को पूरा क्रिएट करेंगे। ठीक जी सर, रिम्बर्समेंट के केस में हम लोग क्या करते हैं, एज पर इंड AS 37 अगर वर्चुअल सर्टेनिटी है तो हम असेट रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर हाईली प्रोबेबल है तो हम क्या करेंगे, कॉन्टिजेंट असेट का डिस्क्लोज करेंगे। ठीक जी सर, साथ में हम जो प्रोविजन है और जो हम असेट रिकॉर्ड करेंगे उसे कोई भी नेट नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या लिखता है, within 3 months from the date of any demand made in respect of joint operation by any government authority, however till year end actual reimbursement was not received from जेड लिमिटेड। अभी कोई एक्चुअल रिम्बर्समेंट यहाँ पे नहीं आई। ठीक, तो हमारा जो आंसर बनेगा, एक आंसर क्या बनेगा, 100 crore का प्रोविजन क्रिएट होगा। ठीक जी सर, दूसरा आंसर क्या बनेगा, मतलब आंसर के साथ 60 crore जो हमें रिम्बर्स होने हैं। अगर वर्चुअल सर्टेनिटी है तो हम उसे एज ए असेट रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हाईली प्रोबेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिजेंट असेट डिस्क्लोज करेंगे। ठीक जी सर, आइए एक बार सॉल्यूशन में देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। प्रोविजन ऑफ 40 crore बिल्कुल गलत है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बिल्कुल गलत है, प्रोविजन फॉर 60 crore बिल्कुल गलत है, प्रोविजन ऑफ 400 crore। ठीक जी सर, तो इन चारों जो एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा आपका, वो आपका ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन 100 crore की बात हो रही है, कहीं पे प्रोविजन 100 crore की बात ही नहीं हो रही, और क्योंकि हमें यहाँ पे 100 crore का प्रोविजन रिकॉर्ड करना। ठीक जी सर, चलिए जी, ऑन 1 April 23 टी लिमिटेड लीज द मशीन फ्रॉम डी लिमिटेड ऑन ए 3-year लीज। बड़े आराम से इस केस सिनेरियो को समझेंगे, क्योंकि यही है वो केस सिनेरियो जिसमें गलती हो रखी है। तो मैं आपको प्रॉपर मेल ड्राफ्ट करके दूंगा, आप कमेंट बॉक्स से क्या करेंगे, वो ड्राफ्टिंग मेल ले लेंगे। ठीक, और उसमें उस मेल को आप क्या करेंगे, मैं मेल आईडी दूंगा, आपने उन मेल आईडी पे भेजना इंस्टीट्यूट को, ताकि हम इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट कर ले कि इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहाँ पे आपसे गलती हो रखी है तो आप हमें इसके पूरे मार्क्स दीजिए। हालांकि जो ये सिचुएशन है, इसका जो सोर्स है वो भी मेरे को मिल गया है। वहां पे एक ना वर्ड लिखा हुआ है, यहां पे वो वर्ड नहीं लिखा,
तो अगर वो वर्ड यहां पे लिख देते तो फिर इनका ये केस सिनेरियो ठीक हो जाता। ठीक जी सर, तो मैं उस वर्ड के साथ भी आपको इस केस सिनेरियो को सोल्व कराऊंगा। On 1st April 23, T Limited leased a machine from D Limited on a 3-year lease. The expected future economic of the machine on 1st April 23 was 8 year. ठीक है जी। If the machine break down under the terms of the lease, D Limited would be required to repair the machine or provide a replacement. ठीक है जी सर। D Limited agreed to allow T Limited to use the machine for the first 6 months of the lease without the payment of any rental as incentive to T Limited to sign the lease agreement. पहले 6 महीने कोई भी आपका किराया वगैरह नहीं लिया गया इंसेंटिव के रूप में। ठीक। आफ्टर दिस इनिशियल पीरियड लीज रेंटल ऑफ 420 वर पेबल 6 मंथली इन एरियर। मतलब हमने जो असेट लीज पे ली है कब ली है? 1 अप्रैल 23 को। तो यहां से लेके 30 सितंबर 23 तक कोई लीज रेंट नहीं लिया गया। उसके बाद हर 6 मंथ में 420 का क्या लिया गया है? लीज रेंट हमें पे करना। ठीक जी सर। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? 1 अप्रैल 23 को हमें आरओयू एसेट टू लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक जी सर। अब आरओयू एसेट रिकॉर्ड करने के लिए, लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? डिस्काउंट रेट चाहिएगा। क्वेश्चन ने नहीं दे रखा और ना ही ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी जिसके बेस पर हम डिस्काउंट रेट फाइंड आउट कर ले। ठीक जी सर। तो यहां पे अब आरओयू एसेट तो या लीज लायबिलिटी तो हम रिकॉर्ड कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अब अगर इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखे तो एमसीक्यू क्या कह रहा है? कैलकुलेट द करंट लायबिलिटी फॉर मशीन फ्रॉम डी लिमिटेड टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। आपने बताना कि करंट लायबिलिटी का अमाउंट कितना है जो कि बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ठीक जी सर। ये जो बेसिकली क्वेश्चन है जहां से इसका सोर्स लिया गया है, वहां पे क्या है ना, मतलब जिस सोर्स से इस क्वेश्चन को लिया गया वहां पे ये लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 23 टी लिमिटेड लीज्ड ए मशीन फ्रॉम डी लिमिटेड ऑन ए 3-year लीज। ये आपका लो वैल्यू एसेट है, वहां पे मेंशन है वहां पे। ठीक जी सर। अगर ये लो वैल्यू एसेट होती तो हम क्या करते सर? हम टोटल लीज रेंट निकालते 420 इंटू 5 6 मतलब 5 हाफ ईयर। ठीक, 5-6 मंथ। ठीक जी सर। क्योंकि एक 6 मंथ का तो रेंट पे नहीं हो रहा, तो टोटल रेंट कितने से आ गया? 420 इंटू 21 लाख आ गया। और अब हम इसे क्या करेंगे? इस 21 लाख को ना ओवर द लीज पीरियड, क्योंकि ये लो वैल्यू एसेट है तो ओवर द लीज पीरियड इसे हम क्या करेंगे? 3 साल के हिसाब से एलोकेट करेंगे। ठीक, तो हर साल का लीज रेंट कितने से आ जाएगा आपका? 7 लाख, 7 लाख और 7 लाख से आ जाएगा। क्योंकि जो लीज रेंट है आपका शॉर्ट टर्म लीज के केस में और लो वैल्यू एसेट के केस में हम उसे एक्सपेक्टेड बेनिफिट की रेशो में या एसएलएम के बेस पे एलोकेट करते। ठीक जी सर। अब जो हमने रेंट पे किया होगा वो कितना कितना पे किया होगा? पहले साल, सेकेंड ईयर 2 हाफ ईयर आ गए, थर्ड ईयर 2 हाफ ईयर आ गए। ठीक जी सर। तो यहां पे क्योंकि ये हमने एंट्री पास की होगी लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। ठीक, लीज लायबिलिटी टू बैंक 420 से तो 280 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया। अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो 140 यहां पे रिवर्स हो जाएगा और 140 सर आपका यहां पे लायबिलिटी का अमाउंट रिवर्स हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेड जो लायबिलिटी सेटल होगी सर 140 विद इन 12 मंथ सेटल होगी, तो ये आपका 140 का आंसर बन जाएगा। अब क्योंकि हम इंस्टीट्यूट को यहां पे ये तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते कि जो आपके पास सीट आई होगी हमें तो सिर्फ टिक करना है, वहां पे हम ये एक्सप्लेनेशन तो लिख नहीं सकते कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। तो इंस्टीट्यूट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मार्क्स है हर स्टूडेंट को मिलने चाहिए, क्योंकि आपके केस सिनेरियो में ही गलती है। और जिन स्टूडेंट का अटेम्प्ट मई 25 एंड ऑनवर्ड्स है, प्लीज आप भी मेल कीजिए इंस्टीट्यूट को, क्योंकि मेल तो कोई भी कर सकता है ना, हमारा राइट है मेल करना, तो बिल्कुल सर। और अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आगे एग्जाम में आएगा तो पूरी एक्सपेक्टेशन है कि यहां पे वो शॉर्ट टर्म लीज लिखेंगे। तो जिन स्टूडेंट का एग्जाम मई 25 एंड ऑनवर्ड्स है, आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, चले जी सर आगे। टी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन डिवेंचर हुज इंटरेस्ट रेट इज फ्लोटिंग इन नेचर। टी ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया डिवेंचर में। ये डायरेक्ट आपके बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पे जो एमसीक्यू दे रखे वहां का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, टी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन डिवेंचर हुज इंटरेस्ट इज फ्लोटिंग इन नेचर एंड एज पर ऑफ द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्ट विल बी रीसेट एवरी मंथ। ठीक है, एज पर टर्म्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज माइबोर प्लस 2%। आगे क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्या ये फाइनेंशियल से डेट इंस्ट्रूमेंट है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है? सर ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि हमने डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि इशू करने वाले के लिए अगर लायबिलिटी तो अपने लिए डेट इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ठीक जी सर। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा आइदर एट एमोटाइज कॉस्ट और एफईटीओ से और एफईटीपीएल। बड़े आराम से बात सुनेंगे। एमोटाइज कॉस्ट मेथड कब लगेगा? जब हमारा जो बिजनेस मॉडल है और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मॉडल है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इसे हेल्ड करेंगे टिल मैच्योरिटी और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करेंगे प्रिंसिपल के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में। ठीक जी सर। एफईटीओ से कब लगेगा? जब हमारा ऑब्जेक्टिव टिल मैच्योरिटी है और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हम रिसीव करेंगे, लेकिन जब भी पैसे की नीड हुई तो हम उसे सेल कर देंगे। ठीक जी सर। अब यहां पे ना वर्डिंग प्लीज नोट कर लो अपना।
एफटीपीएल कब लगेगा? एक, जब हमारा ऑब्जेक्टिव हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। दूसरा, जब ना तो एमोटाइज कॉस्ट मेथड लग रहा ना एफटीओसीआई लग रहा। अब क्योंकि यहां पे ना क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, एमोटाइज कॉस्ट मेथड लगेगा या एफटीओसीआई मेथड लगेगा, तो कौन सा मेथड लग जाएगा सर? एफटीपीएल लग जाएगा। आप ना एक काम करेंगे, जो मैंने ना एमसीक्यू बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पे उसकी वीडियो शेयर करके उस वीडियो को एक बार देख लेंगे। उसमें मैंने क्लियर बोला था कि यहाँ पे ये जो मेथड लगेगा एफटीपीएल लगेगा, और इंस्टीट्यूट ने वही आंसर दे रखा है। तो फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एट एफटीपीएल इसका आंसर बनेगा। ठीक जी सर। On 1st January 24, T Limited took a contract for installation of new elevator at a factory of its customer. The entity estimated the following with respect to the contract. ट्रांजेक्शन प्राइस 30 लाख है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपका एलिवेटर लगेगा उसमें 10 लाख है, अदर कॉस्ट 12 लाख है, टोटल आपका 22 लाख। ठीक जी सर। इट परचेज द एलिवेटर एंड डिलीवर्ड द सेम टू द साइट 6 months बिफोर इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है। द एंटिटी यूज एन इनपुट मेथड बेस्ड ऑन द कॉस्ट टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड कंप्लीशन। ठीक है। तारा लिमिटेड हैज इनकर्ड एक्चुअल अदर कॉस्ट ऑफ 3 लाख। तो हम यहाँ पे ना एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो एलिवेटर है ना, वो जितनी कॉस्ट है उतना उसका सेल प्राइस है, तो सेल वैल्यू अपनी बैलेंस के लिए 20 लाख आ गई। ठीक जी सर। 3 लाख अपनी कॉस्ट इनकर्ड होगी और अदर कॉस्ट एक्सपेक्टेड 12 लाख है, तो 25% आपका कंप्लीशन हो गया। तो 20 लाख इंटू 25%, 5 लाख की रिवेन्यू आ जाएगी, और 10 लाख की रिवेन्यू हम क्या करेंगे? एलिवेटर की रिकॉर्ड कर लेंगे, तो 15 लाख आपका आंसर आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। What is the amount of revenue to be recognized by Tara Limited for elevator contract during the financial year 23-24? आपका देखिए उसने पूछा है कि आपका एलिवेटर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। ठीक, 15 लाख आंसर आ गया। चलें जी सर, बिल्कुल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। T Limited has classified its business in 5 operating segments, namely A, B, C, D, and E. The profit oblique loss of respective segment for the year ended 31st March 24 are as follows. A, B, C, D, E आपका रुपीज इन लैक्स आ गया। यहाँ पे क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है प्रॉफिट और लॉस की दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जितने सेगमेंट प्रॉफिटेबल है एग्रीगेट प्रॉफिट निकालेंगे, जितने सेगमेंट आपके लॉसेबल है, ठीक, एग्रीगेट लॉस का अमाउंट निकालेंगे। अब यहाँ पे जो एग्रीगेट लॉस का अमाउंट है वो आ गया आपका 280 प्लस 2620 2900, और प्रॉफिट वाले सेगमेंट में सर जो आपका टोटल है 4219। अब इसमें हायर कौन सा आ गया सर? 4219 आ गया। 4219 इंटू 10%, तो जिस भी सेगमेंट का रिजल्ट 10% और मोर होगा, 421.9 या उससे ज्यादा होगा, तो वो अपने लिए रिपोर्टेबल बन गया। कौन कौन सा रिपोर्टेबल बन गया सर? ए, बी और ई। ए, बी और ई, ऑप्शन बी आ गया। एक बार मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूं, आप क्या करेंगे, एक बार टिक कर लेंगे ऑप्शन को। ठीक जी सर। पहले का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए और फिफ्थ का सी। चलिए केस स्टडी 2 पे चलते हैं। पहले क्या करेंगे सर? पहले हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे, उसके बाद केस सिनेरियो पढ़ेंगे, फिर हम आंसर करेंगे। ठीक जी सर। द नेट असेट वैल्यू विल बी, हमें नेट असेट वैल्यू बतानी है। द वैल्यू पीसी, हमें पीसी की वैल्यू बतानी है। हाउ शुड निखिल प्राइवेट लिमिटेड ट्रीट द कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन लिंक टू अचीविंग द सेल, हमें कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन के बारे में बताना है। ठीक जी सर। तो आपका इंडेस 103 के क्वेश्चन है सारे। एन प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड 100% ऑफ पी प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1st January 23। ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ द परचेज कंसिडरेशन वाज 20 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 100 ईच ऑफ एन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक जी सर। तो जो क्वेश्चन ने अभी तक इंफॉर्मेशन दी है उसमें आपका जो पीसी है उसकी फेयर वैल्यू कितने से है? आपका 20 करोड़ से। ठीक जी सर। और वो जो पीसी है उसमें क्या इंक्लूड है? ऑर्डिनरी शेयर है आपका एन प्राइवेट लिमिटेड के। ठीक जी सर। द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट असेट एक्वायर्ड वाज, क्योंकि 100% शेयर ले रखे तो एनसीआई यहां पे नहीं आएगा। द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट असेट एक्वायर्ड वाज 15 करोड़, और उस डेट पे आइडेंटिफिएबल नेट असेट की जो फेयर वैल्यू वो कितनी है? 15 करोड़। ठीक। एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन द वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एन प्राइवेट लिमिटेड एंड द नेट असेट ऑफ पी वर ओनली प्रोविजनली डिटरमाइंड। देखिए, अगर हमने डेट ऑफ एक्विजिशन पे अमाउंट प्रोविजनली डिटरमाइन किया है और मेजरमेंट पीरियड में कोई भी चेंज आता है तो हम उसका इंपैक्ट क्या करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे। ठीक जी सर। तो ये अमाउंट अभी प्रोविजनल है। ऑन 30 नवंबर 23, मेजरमेंट पीरियड आपका 1 साल है, तो 1 साल के अंदर ही इट वाज फाइनली डिटरमाइंड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द निखिल प्राइवेट लिमिटेड शेयर वाज 22 करोड़ एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट असेट ऑफ परनो प्राइवेट लिमिटेड आपका 16 करोड़। जो शेयर दिए हैं एन प्राइवेट लिमिटेड ने
पेरेंट कंपनी ने, उसकी फेयर वैल्यू आपकी 22 करोड़ है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट आ जाएगा। और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की फेयर वैल्यू कितने से, 16 करोड़ से। ठीक जी सर, आगे देखिए, हाउएवर द डायरेक्टर ऑफ द निखिल प्राइवेट लिमिटेड हैव सीन द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर डिक्लाइन सिंस 1st January 23 and wanted to adopt the fair value of the share as of 1st February 24, which will result in the fair value of the consideration at being value date at 18 करोड़। ये अपने लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। In addition to the above purchase consideration, the acquisition agreement stated that an additional 4 crore will be paid if Pernod Private Limited achieve a turnover of 160 crore in the next 2 year। अगर अगले 2 साल के अंदर जो Pernod Private Limited है, एक्वायरी कंपनी है, अगर उसकी टर्नओवर 160 करोड़ होती है, तो उस केस में एक्वायरर कंपनी क्या करेगी, एडिशनल कंसिडरेशन पे करेगी। कितने अमाउंट का, 4 करोड़ का। क्योंकि ये कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी फेयर वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक जी सर। और सब्सिक्वेंट जो भी चेंज होगा, क्योंकि यहां पे आप अमाउंट पे कर रहे हैं और 4 करोड़ कैश पे करेंगे, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, तो सब्सिक्वेंट जो भी चेंज होगा उसको हम P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। On the date of acquisition, the fair value of the said consideration was 3 crore. In February 24, due to decline in performance of Pernod Private Limited, it is determined that it is unlikely that it would meet budgeted turnover of 160 crore. ठीक, तो जो 3 करोड़ है ये आपका पीसी में आ जाएगी, तो 25 करोड़ पीसी आ गई। आइए आंसर करते हैं। द नेट एसेट वैल्यू विल बी 16 करोड़। द वैल्यू ऑफ द परचेज कंसिडरेशन विल बी 25 करोड़। हाउ शुड निखिल प्राइवेट लिमिटेड ट्रीट द कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन लिंक टू द अचीविंग सेल। हम फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन को क्या करेंगे, पीसी का पार्ट मान के चलेंगे और सब्सिक्वेंट जो भी चेंज होगा उसे P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। निखिल प्राइवेट लिमिटेड शुड नॉट रिकॉग्नाइज द, नो। निखिल प्राइवेट लिमिटेड शुड डिस्क्लोज द कंसिडरेशन, नो। निखिल प्राइवेट लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन एज पार्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन, दस इंक्रीजिंग गुडविल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर कंसिडरेशन बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगी। एंड रीमेजर इट एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, बिल्कुल ठीक है। द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन फेयर वैल्यू इज रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपका ऑप्शन सी आ गया। मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूं, एक बार प्लीज आप आंसर टिक कर लेंगे। 6 का आंसर है आपका बी, 7 का आंसर आपका डी और 8 का आंसर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे केस सिनेरियो नंबर 3 में। पहले इसके एमसीक्यू पढ़ते हैं। आफ्टर नेगोशिएशन विद द नेशनलाइज्ड बैंक, हमने नेगोशिएशन किया नेशनलाइज्ड बैंक के साथ। हाउ द लॉन्ग टर्म लोन हैज टू बी क्लासिफाइड इन फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। तो आपका इंडेस 1 का क्वेश्चन आ गया। What will be the impairment loss from the investment in associate for the year ending? Investment in associate, अगर स्टैंड लोन की बात हो रही होगी तो आपका इंडेस 27 आएगा और इंडेस 36 लग जाएगा। और अगर कंसोलिडेशन की बात हो रही होगी तो इंडेस 28 आएगा और 36 लग जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, जितने फाइनेंशियल सेट है उनका इंपेयरमेंट आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में कवर होता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट है, तो उनका इंपेयरमेंट लॉस आपका इंडेस 36 में कवर होता है। ठीक जी सर। What will be the amount of goodwill as on 31st March 24 arising from the acquisition of Bean Limited? आपका goodwill का अमाउंट आपने कैलकुलेट करना है। What should be the accounting treatment for the cost incurred for the renovation? यहाँ पे रिनोवेशन की कॉस्ट इनकर्ड हुई है, आपने उसका ट्रीटमेंट बताना, तो इंडेस 16 आ जाएगा। ठीक जी सर। इनिशियल गुडविल सर आपका इंडेस 103 के अंदर आ जाएगी और सब्सिक्वेंटली कंसोलिडेशन वगैरह चैप्टर है तो 110 आ जाएगा। ठीक जी सर। P Limited is a multinational company engaged into the business of manufacturing of various products of different segment। ठीक है जी। One of the segment is the manufacturing of agriculture equipment। एक सेगमेंट क्या है कंपनी का, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करती है। आगे लिखता क्वेश्चन, द कंपनी रेज्ड ए टर्म लोन, मतलब लॉन्ग टर्म लोन है, फॉर 1 करोड़ फ्रॉम ए नेशनलाइज्ड इंडियन बैंक टू परचेज सर्टेन प्लांट एंड मशीनरी फॉर एग्रीकल्चरल सेगमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। The loan is repayable over a period of 5 years। ठीक है। The terms and condition of the loan agreement is that the company should maintain a current ratio 1.5 and debt equity ratio 1:2। If these covenants fall below this level, then the bank has right to recall the entire loan। ठीक है जी। The unpaid loan as on 31st March 24 was 85 lakh। The current ratio of P Limited was 0.9:1 and debt equity ratio आपका 0.65:2। मतलब जो रेशो का टारगेट पूरा करना था वो कंपनी पूरा नहीं कर पाई। The bank had sent a notice on 7th April 24 demanding repayment of the loan on account of breach of the terms of the loan agreement। The financial for the company were approved and signed on 15th May। ठीक है जी। After receiving the notice, the CFO of the company contacted the bank and ensured to rectify the breach। CFO साहब ने क्या किया, नोटिस रिसीव करने के बाद बैंक से कॉन्टैक्ट किया।
कॉन्सिक्वेंटली ऑन 28 मई 24, यहां पे देखिए अप्रूवल डेट के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब बैंक एग्री हुआ है किस चीज के लिए। द बैंक एग्रीड नॉट टू रिकॉल द लोन एंड अलाउड द कंपनी टू अचीव द कॉन्ट्रैक्टेड करंट एंड डेट इक्विटी रेशो इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25। क्योंकि यहां पे ये आपका जो अप्रूवल डेट है उसके बाद बैंक एग्री हुआ नेगोशिएशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग डेट पे से करंट लायबिलिटी क्लासिफाई करेंगे। आफ्टर नेगोशिएशन विद द नेशनलाइज्ड बैंक, हाउ द लॉन्ग टर्म हैज टू बी क्लासिफाइड इन द फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। P Limited has recently acquired share in B Limited and C Limited and prepared drafted consolidated financial statement in accordance with Ind AS for the year ended 31 March 24. It is group policy to value its NCI at fair value। ठीक है जी, मतलब फुल गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट होगी। The fair value of the NCI in B Limited on the date of acquisition was measured at 1430। तो PC पेड जो भी आएगा ये B Limited के रिगार्ड में प्लस आपका NCI एट फेयर वैल्यू, क्योंकि गुडविल का अमाउंट पूछ रखा ना जी सर, 1430। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है आपका इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। डेट ऑफ एक्विजिशन दे दिया, होल्डिंग एक्वायर्ड 85% बी है और सी 40% है, तो यहाँ पे कंट्रोल आ गया, यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, प्राइमा फेसी, बाकी सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, रिटेन्ड अर्निंग एक्विजिशन डेट पे आ गई, पीसी का अमाउंट आ गया आपका बी के रिगार्ड में 10,200 और सी के रिगार्ड में है 5760। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे सी लिमिटेड पीसी का अमाउंट है 5760 से, ठीक जी सर। चलिए, इन द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड ऑन 31 मार्च 24, ध्यान देना जो डेट ऑफ एक्विजिशन आपका फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है और अब बात हो रही ईयर एंड की। द फाइनेंशियल रिलेटिंग टू बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड अपीयर्ड एज फॉलोज, शेयर कैपिटल आ गई और रिटेन्ड अर्निंग आ गई, ठीक जी सर। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइबल नेट एसेट चाहिए वो डेट ऑफ एक्विजिशन पे चाहिएगी। बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड हैव नॉट इशूड एनी शेयर कैपिटल सिंस द एक्विजिशन ऑफ द शेयर होल्डिंग बाय पी लिमिटेड, मतलब आपका शेयर कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है। The fair value of the net asset of the B Limited and C Limited was the same as their carrying amount at the date of acquisition, मतलब जो कैरिंग अमाउंट है और फेयर वैल्यू वो सेम है। तो अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें डेट ऑफ एक्विजिशन पे, कितने से आएगी, बी 5400 रिटेन्ड अर्निंग है प्लस आपका शेयर कैपिटल 3600 9000 से, तो माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट एट फेयर वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट आपका सेम है। तो शेयर कैपिटल 3600 से और रिटेन्ड अर्निंग है 5400 से 9000, और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट अगर सी की बात करें तो 6240 प्लस आपका 4000। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, शेयर कैपिटल 4000 से आ गई और रिटेन्ड अर्निंग 6240 डेट ऑफ एक्विजिशन पे। चले जी सर, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं, पी लिमिटेड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर सी लिमिटेड, यहां पे लिख दिया उसने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बारे में, मतलब आपका एसोसिएट है, तो हम इक्विटी मेथड लगाएंगे कंसोलिडेशन में। एन इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 204 lakh have been identified in respect of the goodwill arising on the acquisition of B Limited for the year ended 31 March 24। तो पहले एक बार ऐसा करते हैं, हम गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,200 प्लस NCI एट फेयर वैल्यू माइनस 9,000, गुडविल आ गई 1 अप्रैल 23 को 2630 माइनस आपका इम्पेयरमेंट लॉस 204 से 31 मार्च 24 को जो गुडविल का अमाउंट है 2426। तो क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट थी कि गुडविल का अमाउंट बताइए आप बी के रिगार्ड में। ये देखिए 31 मार्च 24 को 2426, तो ऑप्शन सी आ गया। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ नेट एसेट ऑफ सी लिमिटेड हैज बीन डीम्ड टू बी 11760 lakh एज ऑन 31 मार्च 24। ठीक है जी, रिकवरेबल अमाउंट कितना है इसका 11760। ऑन 1 जनवरी, ये आगे कहते हैं 1 जनवरी 24 को पी लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग 45 लाख टू
सी लिमिटेड 463 लाख, मतलब 18 लाख का आपका प्रॉफिट आ गया। द इन्वेंट्री वाज स्टिल अनसोल्ड बाई सी लिमिटेड। देखिए, अगर पेरेंट ने इन्वेंट्री बेची है, ठीक, तो पेरेंट अपना प्रोपोर्शनल बेस पे P&L कम करेगी, और उधर क्योंकि वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है एक तरीके से, ठीक जी सर, तो इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देगा, इन्वेंट्री पास करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, अनरियलाइज प्रॉफिट से जितना भी अमाउंट आएगा प्रोपोर्शनल बेस पे। द इन्वेंट्री वाज स्टिल अनसोल्ड बाई सी लिमिटेड, 40% है, तो आपका 7.2 का अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया। 40% सही है ना जी सर। द इन्वेंट्री वाज सोल्ड बाई सी लिमिटेड टू थर्ड पार्टी ऑन 8 अप्रैल। नेक्स्ट ईयर इन्वेंट्री बिकी, तो ईयर एंड पे सर वो आपकी अनसोल्ड है। पी लिमिटेड हैज कंस्ट्रक्टेड ए शॉपिंग मॉल, ये आपका अलग केस आ गया। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, इंपेयरमेंट लॉस निकालना आपने। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुडविल या कैपिटलिज्म निकालेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। 5760 आपका पीसी पेड है। शेयर इन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट आपका 40%, 4096, तो गुडविल आ गई, हम इसे अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट रहेगी, ठीक। ये अमाउंट आपका 1664 आ गया। अब क्या करेंगे, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा एसोसिएट का, हम अपने हिस्से का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे। अब रिटेन्ड अर्निंग जो थी 6240 है, अब कितनी होगी, 7400, तो 7400 माइनस 6240। करंट ईयर में जो प्रॉफिट कमाया है एसोसिएट ने, कितना कमाया है, 1160, इसका 40% हिस्सा अपने पास आ जाएगा, प्लस 464। अनरियलाइज प्रॉफिट कितने से आएगा, 7.2 से। तो इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट कितने से आ जाएगा कंसोलिडेशन में अंडर इक्विटी मेथड, फिर ये अमाउंट आ गया आपका 6216.8, ठीक जी सर। अब रिकवरेबल अमाउंट है 11760 इंटू 40%, 4704, 6216.8, 1512.8 आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, 1512.8। इंपेयरमेंट लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्या लिखता है, पी लिमिटेड हैज कंस्ट्रक्टेड ए शॉपिंग मॉल अर्लियर। पी ने ना पहले एक शॉपिंग मॉल बनाया था, ठीक है जी। द कंपनी रिनोवेटेड ए पोर्शन ऑफ मॉल, कंपनी ने क्या किया, मॉल के एक पोर्शन को रिनोवेट किया बाय कंस्ट्रक्टिंग ए फूड कोर्ट, ठीक है, स्पा एंड गेमिंग जोन। देखिए, अगर एंटिटी एग्जिस्टिंग पीपी पे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर करती है तो हम उसे कैपिटलाइज करेंगे अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्वालिफाई होता है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ है, जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है पीपी के ऊपर हम उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं रिलायबली, और उससे फ्यूचर में एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिले, ठीक जी सर। द फूड कोर्ट एंड गेमिंग जोन आर एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल। अब उसने जो रिनोवेशन का अमाउंट इनकर्ड किया ना कंपनी ने, वो 3 चीजों पे किया है, फूड कोर्ट पे, स्पा पे और गेमिंग जोन पे। लेकिन आगे मेंशन कर दिया फूड कोर्ट एंड गेमिंग जोन आर एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल फॉर द शॉप एंड आउटलेट ऑफ द मॉल। अब यहां पे क्वेश्चन राइज होता है कि फूड कोर्ट और गेमिंग जोन पे तो अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन स्पेशली मेंशन कर दिया है। व्हाट अबाउट स्पा? देखिए, एक एजम्पशन ये हो सकती है कि जो स्पा के ऊपर एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है उससे भी हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन यहां पे कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं कर रखा। अब अगर ये क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव होता तो हम क्या करते, इन दोनों के ऊपर जो अमाउंट इनकर्ड हुआ है उसे कैपिटलाइज बोलते और इसके ऊपर सब्जेक्टिव आंसर लिखते। लेकिन अब एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव आंसर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो मेरे हिसाब से जो ये आपका क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग है, इसका जो आंसर होना चाहिए, इन दोनों के ऊपर अमाउंट कैपिटलाइज होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए क्योंकि एक तरीके से प्रजम्पशन है, नॉट एजम्पशन। प्रजम्पशन क्या है? प्रजम्पशन ये है कि अगर इन दो के बारे में क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा, इसके बारे में मेंशन नहीं कर रखा, तो हम क्या मान के चलेंगे कि इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है उससे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक जी सर। आप मेल में इस क्वेश्चन को मेंशन कर देना। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आएगा वो ए आएगा। व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द रिनोवेशन, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर फूड कोर्ट एंड गेमिंग शुड बी कैपिटलाइज। लेकिन अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता तो हम विद रीजन ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आप इंस्टीट्यूट को मेल डाल देना कि साहब देखिए यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते, और क्योंकि क्वेश्चन में कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रखा कि जो स्पा है उसकी वजह से बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें, अगर हमने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया तो हमें भी इसके मार्क्स मिलने चाहिए। आगे डायरेक्ट 3 एमसीक्यू है। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द बिलो मेंशन्ड क्वेश्चन 13 to 15 इन लाइन विद द रेलिवेंट Ind AS। व्हेन शुड बी द गवर्नमेंट ग्रांट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनटीटी अकॉर्डिंग टू Ind AS 20। जब इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस आ जाती है कि जो एंटिटी है इन रिलेशन टू कंडीशन, इन रिलेशन टू ग्रांट, जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर लेगी और ग्रांट का अमाउंट हमें मिल जाएगा। As soon as the grant is offered, no. Once the entity fulfill the condition attached to the grant, no. When there is reasonable assurance that the entity will comply with the condition and receive the grant, option C आ गया। What is the stance of a chartered accountant regarding conflict of interest? Conflict of interest should not compromise professional or business judgment, option आपका A आ गया। Following statement are given to you in context in Ind AS 101, first time adoption of Ind AS। Ind AS 101 में एक पैराग्राफ है, ये पूरा क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन। देखिए, एन एंटिटी शेल नॉट मेक द एस्टिमेट इन अकॉर्डेंस विद Ind AS एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू Ind AS दैट वर नॉट रिक्वायर्ड एट दैट डेट अंडर प्रीवियस गैप। नहीं सर, एंटिटी क्या करेगी, एस्टिमेट लगाएगी इन अकॉर्डेंस विद Ind AS उन आइटम का जो कि प्रीवियस गैप में नहीं थे, मतलब अगर वो आपका Ind AS के अकॉर्डिंग है तो ये आपका फॉल्स हो गया। इन पर्टिकुलर estimate at the date of transition to Ind AS of market price, interest rate or foreign exchange rate shall reflect condition at that date। बिल्कुल ठीक है, true। An entity may need to make estimate in accordance with Ind AS at the date of transition in Ind AS that were not required at that date under previous gap। ये देखिए, ये बिल्कुल इसके अपोजिट लिख रखा है, पढ़िए लाइन ना। An entity shall not make है यहाँ पे, may need to make estimate in accordance with Ind AS at the date of transition to Ind AS that were not required at the time under previous gap। ये भी true आ गया, ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक। To achieve consistency with Ind AS, then estimate in accordance with Ind AS shall reflect condition that existed at the date of transition to Ind AS। सर बिल्कुल ट्रू है, तो आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सी आ गया। एक बार आप आंसर टिक कर लेंगे। 13 का आंसर सी है, 14 का आंसर ए है और 15 का आंसर आपका सी है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने आईसीआई को मेल लिखनी है। मेल की जो ड्राफ्टिंग है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। जितने इंपॉर्टेंट नोट्स मैं सारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। सीए फाइनल एफआर के बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल पे जितने एमसीक्यू हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। जितने भी केस सिनेरियो अभी तक पब्लिश हुए हैं उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, और आगे जो भी केस सिनेरियो आएंगे उनकी वीडियो मैं यूट्यूब पे पब्लिश करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। मई 25 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए ना बहुत सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो का लिंक दोस्तों शेयर करना है, और मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार आईसीआई को मेल जरूर लिखें, और जितने मैक्सिमम स्टूडेंट लिख सकते हैं सर उतना बेटर रहेगा। आपने हर सीए फाइनल स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करना, सो दैट हम आईसीआई को इन्फॉर्म कर पाएं कि हाँ आईसीआई की साइड से गलती है और हमें इसके मार्क्स मिलने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।